नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल की भर्तियां हैं वो जल्द ही आपको देखने को मिलने वाली हैं। अक्टूबर माह में इसका नोटिफिकेशन आने की पूरी चांसेस हैं, तो आप लोगों को अपनी तैयारी को स्टार्ट कर देना चाहिए। तो इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पर एक सीरीज़ स्टार्ट की। जैसा कि आप सबको पता है कि इसमें आपका मैथ पूछा जाता है, रीजनिंग शायद अभी तक नहीं था, रीजनिंग आ सकता है इस बार, और हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग, आपका जो जनरल नॉलेज है और ग्राम विकास। पहले 4 ही थे, रीजनिंग उसमें नहीं था, लेकिन इस बार हो सकता है कि रीजनिंग को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, क्योंकि पहले यहाँ पर 20 मार्क्स का इंटरव्यू भी रखा जाता था, लेकिन इस बार यहाँ पर पूरा 100 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। तो आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर जीएस को, यानी कि हमारा जो जनरल नॉलेज का जो पेपर है, इसमें आपको जैसा कि पता है कि 3 जो हमारे मेन सब्जेक्ट होते हैं इसमें, जैसे कि जो हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है और इंडियन पॉलिटी होता है, ये 3 मेन होते हैं, और एक जनरल साइंस वाला भी टॉपिक हमारा होता है। तो ये 4 जो मेन टॉपिक होते हैं उनसे क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं। तो इस सीरीज़ में हम इन्हीं 3 या 4 टॉपिक जो हमारे हैं उनको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और इसके जितने भी जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, जो मतलब एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को इन क्विज के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आपको इन सेक्शंस में कभी प्रॉब्लम ना हो। और इससे जहाँ तक मेरा मानना है कि जो आपका लेखपाल का पेपर है उसमें बहुत डीप जाकर क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपके लेखपाल में आएंगे, और जितने भी क्वेश्चंस उसमें आने वाले की उम्मीद दिख रही है वो सारे के सारे हम आप लोगों को यहाँ पर रिवीजन में करवा देंगे। और यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं ये क्विज के फॉर्म में है, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर दिख भी रहा है पहला क्वेश्चन। इसी तरह से सीरियल से, जैसे अभी एंशिएंट हिस्ट्री के मैं चल रहा हूँ, इसके बाद मेडुअल और मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे, इसी तरह से ज्योग्राफी के, और इसी तरह से इंडियन पॉलिटी और जनरल साइंस के क्वेश्चन हम क्विज वाइज डिस्कस कर लेंगे, ताकि जितने भी क्वेश्चन हैं वो लगभग आपको यहाँ पर क्विज वाइज मिल जाएंगे। आपको एक वन लाइनर के रूप में आपके पास एक नोट्स तैयार हो जाएगा, और उसको ही पढ़कर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें से आ जाएंगे। तो आप लोग यहाँ पर इस सीरीज़ को जरूर देखिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए, ताकि और भी लोगों को ये मिल सके और वही इसका बेनिफिट ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारा क्विज़, और इसमें हम हिस्ट्री की, एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और इसी तरह सीरीज़ में चलते हुए हम आगे भी और भी सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन हम स्टार्ट करें सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर, क्योंकि जहाँ तक हमने देखा है कि इसके पहले यानी पाषाण काल और इससे क्वेश्चन बहुत ही कम रहते हैं, ना के बराबर रहते हैं, तो इसी से हमने यहाँ पर स्टार्ट किया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम लिपि की बात करते हैं, तो इसकी जो लिपि थी वो अज्ञात थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो सकता है। इसकी जो लिपि थी वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, उसे हम भाव चित्रात्मक लिपि बोलते हैं, लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसकी लिपि हम क्या कहेंगे, ये अज्ञात लिपि थी, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है। तो दोस्तों जो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन खोजा गया था, तो वो हमारा था धान्यागार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है, ठीक है। तो ये जो धान्यागार है, इसका जो अगर हम मेजरमेंट की बात करते हैं, तो ये 45.71 मीटर लंबा था और 15.23 मीटर चौड़ा था, ठीक है, जो कि वहाँ का सबसे बड़ा ये जो है भवन था, कौन सा, धान्यागार, ठीक है। और यहीं से मोहनजोदड़ो से ही विशाल स्नानागार की भी खोज की गई थी, जो कि उत्तर से दक्षिण की तरफ 11.88 मीटर से लेकर पूर्व से पश्चिम की तरफ 7.01 मीटर तक इसकी डायमेंशंस थी। तो ये दोस्तों आप लोग याद रखिएगा कि जो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन खोजा गया था वो था धान्यागार, और यहाँ पर ही विशाल स्नानागार भी यहीं पर खोजा गया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी। तो दोस्तों यहाँ पर जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की एक महत्वपूर्ण घटना जो मानी जाती है, महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है जो वहाँ पर मिली थी, तो वो कौन सी थी। तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नृत्य करती हुई बालिका की जो एक स्टेच्यू यानी कि एक मूर्ति मिली थी, वो वहाँ की सबसे महत्वपूर्ण रचना यहाँ पर मानी जाती है, ठीक है। तो इनको जो है एक नृत्य करती हुई जो है मूर्ति प्राप्त हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में, जो कि कांसे से निर्मित थी, ठीक है, और इसको एक महत्वपूर्ण रचना वहाँ के लिए माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर यानी कि बंदरगाह कौन है। तो सभी को पता है, काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में देखा होगा अक्सर पूछ लिया जाता है इस तरह का क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा लोथल। लोथल जो है उसमें सिंधु घाटी सभ्यता का जो पत्तन नगर है यानी कि बंदरगाह जाना जाता था, ठीक है। अब हम लोथल के बारे में थोड़ा सा लोकेशन जान लेते हैं। तो लोथल जो है ये अहमदाबाद गुजरात जिले में सरगवल नामक ग्राम के समीप स्थित है, ठीक है। और वर्ष 1955 से 1962 के मध्य यहाँ SR राव के निर्देशन में खुदाई की गई थी, जहाँ 2 मील के घेरे में बसे हुए एक नगर के अवशेष प्राप्त हुए थे, ठीक है। ये 6 खंडों में विभक्त था। यहाँ ऊंचे चबूतरे, रक्षा प्राचीर, सड़क तथा मकानों के अवशेष मिले हैं। यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि पक्की ईंटों का बना हुआ विशाल आकार का एक घेरा है, जिसे राव महादेव ने जहाज़ों की गोदी बताया है, ठीक है। इस प्रकार लोथल अगर हम बात करते हैं तो लोथल जो होता है ये एक पत्तन नगर था, और यह भोगवा नदी के किनारे स्थित था। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन बन सकता है कि लोथल पत्तन नगर कौन सा है, तो ये आपका लोथल हो जाता है। किस नदी के किनारे स्थित था, तो ये भोगवा नदी के किनारे स्थित था। लोकेशन इसकी आपकी अहमदाबाद जो गुजरात में पड़ता है,
सरगबाल नामक ग्राम के समीप यहाँ पर ये पाया गया था। ठीक है, तो इतने इससे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो इन चीज़ों को आप लोग याद करें। जो हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देते हैं उसको भी थोड़ा सा अच्छे से नोट कर लें, ताकि उसमें भी कुछ क्वेश्चंस आपको मिल जाया करेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है वैदिक कार्यों का प्रमुख भोजन था। तो यहाँ पर बात की जा रही है वैदिक सभ्यता की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चंस। तो वैदिक कार्यों की अगर हम प्रमुख भोजन की बात करते हैं तो ये उनका उस समय दूध और इसके उत्पाद हुआ करते थे। यानी कि जो वैदिक कार्य थे उस समय उनको दूध और उससे बने उत्पादों के बारे में ही ज़्यादा जानकारी थी, और उसी से रिलेटेड सारे के सारे उनके खाद्य पदार्थ ज़्यादातर हुआ करते थे। ठीक है, उसी से बने हुए ज़्यादातर खाद्य पदार्थ वो यूज किया करते थे। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूध और इसके उत्पाद। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ी सी और कुछ चीज़ जान लेते हैं। जो ऋग्वेद है इसमें दूध में यौ यानी कि जिसे हम जौ बोलते हैं डालकर क्षीर पकोदन तथा दही में बनने वाले पनीर का उल्लेख मिलता है। जो कि सत्तू को दही में डालकर करम्भ नामक भोज्य पदार्थ तैयार किया जाता था। तो करम्भ नामक भोज्य पदार्थ कैसे तैयार किया जाता है, हो सकता है क्वेश्चन इस पर भी आ सकता है। तो ये जो है जौ के सत्तू को दही में डालकर बनाया जाता था, जो भोज्य पदार्थ उस समय वैदिक काल में उसे हम करम्भ बोला करते थे। ठीक है, और ऋग्वेद में चावल और नमक का उल्लेख नहीं है। यानी कि क्वेश्चन आपका बन सकता है कि ऋग्वेद में चावल और नमक का उल्लेख है या नहीं। तो ऋग्वेद में जो है वो चावल और नमक का उल्लेख नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाले में से था। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका ये है कि जो हमारा मनुष्य है इसने सबसे पहले किस अन्न का प्रयोग किया था। तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जौ, जिसे यौ कहा जाता था। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। अगला हमारा क्वेश्चन है वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। तो यहाँ पर बात की जा रही है वैदिक लोगों की बात। तो वैदिक लोगों ने जो सबसे पहले धातु का प्रयोग किया था वो किया था तांबा। देखा होगा, तभी आज भी हम वैदिक धर्म को फॉलो करते हैं और हमारे यहाँ भी तांबे को काफ़ी जो बर्तन होते हैं काफ़ी पवित्र माने जाते हैं। तो वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था, तो ये किया गया था तांबे का प्रयोग किया गया था। ठीक है, अब थोड़ा सा और इसके बारे में अगर जाने तो ऋग्वेद में एक आयस नामक धातु का भी उल्लेख मिलता है, किंतु इसकी जो पहचान है वो अभी तक संदिग्ध है। इसके बारे में अभी तक बिल्कुल कंफर्म जानकारी नहीं मिल पाई है। कुछ विद्वान इसे तांबा, कांसा या लोहा बताते हैं, किंतु ऋग्वेद आर्य लोगों से परिचित अगर हम बात करें ऋग्वेदिक आर्यों की तो वो लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वेद शब्द का अर्थ क्या है। तो दोस्तों जो वेद शब्द का अर्थ होता है ये होता है हमारा ज्ञान, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है। तो ये आप लोगों को यहाँ पर एक क्रम से इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाता है। सबसे पहले हमारा आता है ब्रह्मचर्य, फिर उसके बाद गृहस्थ आता है, फिर वानप्रस्थ और फिर संन्यास। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर बहुत अच्छी उस समय व्यवस्था हुआ करती थी। आरंभिक जो हमारा वैदिक काल था उस समय की जो वर्ण व्यवस्था थी तो वो जाति पर आधारित नहीं थी। उस समय की जो वर्ण व्यवस्था थी वो आपकी व्यवसाय पर आधारित हुआ करती थी। हमें बात कर रहे हैं यहाँ पर आरंभिक वैदिक काल की। ठीक है, तो अगर आरंभिक वैदिक काल में हम बात करें तो जो वर्ण व्यवस्था थी ये हमारी व्यवसाय पर आधारित हुआ करती थी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ऋग्वेद की तो ऋग्वेद का जो 9वां मंडल था उसमें एक स्थान का उल्लेख मिलता है कि उसमें एक स्थान पर एक ऐसा उल्लेख मिलता है कि मेरे पिता वृषभ वैद्य हैं, मेरी माता चक्की चलाने वाली और मैं कवि हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर वहाँ पर जाति के तौर पर नहीं बल्कि व्यवसाय के आधार पर चीज़ों को बांटा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था। तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा आर्यों को एक जाति कहने वाला जो पहला यूरोपियन थे वो थे मैक्स मूलर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। जो मैक्स मूलर थे इन्होंने आर्यों को आदि देश, मध्य एशिया, रूट्स, बैक्ट्रिया को मानते थे। मूलर के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो पामीर के पठार से ही इंडो ईरानी जाति पूर्व में पंजाब तथा पश्चिम में मेसोपोटामिया की ओर गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है। तो दोस्तों जो आर्य जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती है वो है सप्त सिंधु, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब सप्त सिंधु क्या होता था, आर्यन जो जनजाति थी ये प्राचीनतम बस्ती सप्त सिंधु क्षेत्र में स्थापित हुई थी। और अगर सप्त सिंधु की बात करें तो ये जो थी ये सिंधु नदी से लेकर गंगा नदी तक का विस्तृत हुआ करता था। तो अगर आर्यों की हम जनजातियों की बात थी तो ये कहाँ से कहाँ तक विस्तृत हुआ करती थी, तो ये उसमें लगभग जो सिंधु नदी थी और गंगा नदी इसके बीच में ये विस्तृत हुआ करती थी। ठीक है, इसका विस्तार हुआ करता था।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? उस समय की यहाँ पर बात पूछी जा रही थी, तो उसका आंसर हो जाएगा समिति। मतलब उस समय जो समिति हुआ करती थी वो एक ऐसी सभा हुआ करती थी जो हमारे सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल हुआ करती थी। जो उस समय का मुखिया जो बनाया था उसके चुनाव में शामिल हुआ करती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? तो दोस्तों, जो वैदिक युग में राजा अपनी जनता से कर वसूला करते थे उसे वैदिक युग में बलि कहा जाता था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, और जो बलि को संग्रहित करता था, यानी जो कर है उसको जो संग्रहित करता था, उसको जो कलेक्ट करता था, उस अधिकारी को उसमें भाग दुध या भाग दुग कहा जाता था। ठीक है, और जो उसको रखता था संग्रहित करके उसे कोषाध्यक्ष का कार्य संभालने को संग्रहिता जो हुआ करता था उसे संग्रहिता बोला जाता था, जो कि कोषाध्यक्ष के रूप में कार्य करता था उसे हम संग्रहिता बोला करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों, जो गायत्री मंत्र है आपका, जो आप सभी को पता होना चाहिए, तो ये हमारा ऋग्वेद के तटीय मंडल से लिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी सही आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। तो दोस्तों, जो भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते है, ये पूछा गया इसमें कि लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, इसके अर्थ की अगर हम बात करते हैं, कहीं कहीं इसका अर्थ भी पूछ लिया जाता है, तो इसका अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजेय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? तो ये उसी समय का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा गार्गी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो जो भगवान बुद्ध थे, पूछा गया ये किस वंश से संबंधित थे? तो भगवान बुद्ध जो थे ये शाक्य वंश से संबंधित थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, जो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक हैं भगवान बुद्ध, ये शाक्य वंश से संबंधित है। ठीक है, और इनका जो जन्म है ये कपिलवस्तु की लुम्बिनी में शाक्य मुखिया शुद्धोधन के यहाँ, शाक्य जो मुखिया थे वो शुद्धोधन, उनके यहाँ इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? तो जो प्रथम बौद्ध परिषद है ये आयोजित की गई थी राजगृह में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, प्रथम बौद्ध परिषद का जो आयोजन है ये मगध सम्राट अजातशत्रु के समय में किया गया था और ये राजगृह में सप्तकर्णी गुफा में किया गया था। ठीक है, इस बौद्ध परिषद की जो अध्यक्षता है उस समय वो महाकश्यप ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा और अंतिम क्वेश्चन है आज की क्विज का, 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? तो दोस्तों, जो 5वीं बौद्ध परिषद है इसका आयोजन हर्ष ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, ये हर्ष के समय में कन्नौज में इसका आयोजन किया गया था, जबकि अशोक के समय जो तीसरी और कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था। तो तीसरी बौद्ध परिषद का आयोजन जो है अशोक के समय में किया गया था और चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन कनिष्क के समय में किया था, और ये जो 5वीं है इसका आयोजन हर्ष के समय में किया गया था। तो दोस्तों, ये थी आज की यहाँ पर कुछ इसी तरह की ये आपका चलता रहेगी लगातार कुछ, जब हम सारे के सारे जो भी हमारे हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो फिनिश करने के बाद ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन चीज़ों को भी हम फिनिश कर लेंगे, ताकि ये जो हमारा मेन वेटेज होता है जीएस का वो इससे कंप्लीट हो जाता है। बाकी आपका करंट बचता है, कुछ इकोनॉमिक जो कि करंट न्यूज होती है उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो वो सब आगे आगे हम लोग पढ़ते चलेंगे। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं इसी सीरीज़ के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।